हम लोग इसके पहले बैलेंस कैसे किया जाता है केमिकल इक्वेशन को, इसके बारे में जान गए थे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और आज जानेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन। कोई भी केमिकल इक्वेशंस से क्या क्या मालूम चलता है, सिग्निफिकेंस क्या महत्व है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का। बैलेंस्ड chemical equations provide information about reactants and products as well as direction in which the reactions proceed। मतलब यह इंफॉर्मेशन देता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स टेकिंग पार्ट एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म इन। तो ये तो केमिकल रिएक्शन कोई भी अगर आप लिखते हैं, मीथेन को जलाया गया, CH4 प्लस O2 CO2 प्लस H2O, तो इसमें कौन भाग लिया, किसका कितना एटम भाग लिया, ये सब पता चलता है। द कोएफिशिएंट्स टेन बिफोर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और द नंबर ऑफ मोल। जैसे अगर कोई रिएक्शन हो, उसमें यहाँ पर जैसे N2 था प्लस O2 था 2NO, तो अगर यहाँ 2 लिख दिए तो 2 मॉलिक्यूल, यहाँ पर 2NO का मतलब हो गया 2 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, 2 मोल ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। 2 मोल तो कितना मोल, यहाँ 1 मोल नाइट्रोजन हो गया, 1 मोल ऑक्सीजन हो गया, 2 मोल नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया। तो ये मोल आप 9th में पढ़े थे, उससे रिलेटेड है, ध्यान रखना। amount of particular reactants required to produce particular product or amount of product formed by particular amount of reactants. It is also helpful to know that how much volume of given gaseous reactants will be required to produce particular gaseous product, अगर gaseous product में होगा तब। तो ये chemical reaction से पता चलता है। chemical reaction जैसे it is important to note that अंडर स्टैंडर्ड टेम्परेचर, ये आप 9th में पढ़े थे, किसी गैस का वॉल्यूम नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर कितना होता है, 22.4 लीटर। तो ये याद रखना, ठीक है। उसी पर बताया गया है CaCO3 लाइमस्टोन HCl से रिएक्ट किया तो यहाँ CO2 गैस निकला, तो CO2 गैस अगर 1 मोल होगा तो 1 मोल गैस बराबर होगा 22.4 लीटर के, ठीक है। तो ये बताया गया है, यहाँ कभी कभी पूछ देता है रिएक्शन में 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विथ, यहाँ पर कैसे पढ़ेंगे, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विथ 2 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम क्लोराइड बना, ठीक है। 2 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स 1 मोल ईच ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, वाटर एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये लिख दिया गया यहाँ। इसका मॉलिक्यूलर वेट 100 ग्राम, इसका मॉलिक्यूलर वेट 73 ग्राम, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल के यहाँ लिखा गया। तो ये सब भी इससे पता चलता है, ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इट मीन्स 100 ग्राम CaCO3 reacts with 73 ग्राम of HCl to yield 111 ग्राम of CaCl2, 18 ग्राम ऑफ वाटर एंड 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कभी कभी छोटा छोटा न्यूमेरिकल भी कभी पूछ देता है कि कितना 100 ग्राम है, 73 ग्राम से रिएक्ट किया, ठीक है। तो पूछा जाए, इसमें कोई क्वेश्चन अगर छोटा आएगा तो उस तरह का क्वेश्चन भी देंगे, ठीक है। और उस पर बनाइएगा, होमवर्क में भी दे देंगे, उसमें कुछ क्वेश्चन सब उसको बनाना होगा। इसमें केमिकल इक्वेशन में उसको डालेंगे ना, तो हम डाल देंगे ऐसा केमिकल इक्वेशन पर, इसको बनाइएगा तो ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद आए हम लोग लिमिटेशंस ऑफ केमिकल इक्वेशंस। ये लिमिटेशंस क्या है, क्या पता नहीं चलता है, लिमिटेशंस कमी। तो देखो सबसे पहला बात, केमिकल इक्वेशन में ये पता नहीं चलता है कि कौन किस स्टेट में है, वहाँ रहेगा तभी आप बता सकते हैं कि सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। यानी कि फिजिकल स्टेट, द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स कैन नॉट बी नोन बाय ए केमिकल इक्वेशन। एनर्जी चेंज के बारे में पता नहीं चलता है, एक्सोथर्मिक है या इंडोथर्मिक है, प्रोडक्ट में अगर प्लस हीट लिखा रहेगा तभी पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलता है कोई रिएक्शन क्या है।
रिएक्शन कंडीशंस किस कंडीशन पर होगा ये भी पता नहीं चलता है, टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस। फिजिबिलिटी, नो इंफॉर्मेशन about the feasibility whether the reaction possible or not. Speed of reaction, nothing can be predicted about the rate of reaction whether reaction is slow or fast. तो how to make chemical equations more informative, कैसे बनाएंगे? तो वहाँ फिजिकल स्टेट दे दें, ठीक है, H2 है गैसियस तो G दे दिए, गैस के लिए G लिखते हैं, ये याद रखेंगे, लिक्विड के लिए L लिखेंगे ब्रैकेट में, ठीक है, गैस लिक्विड सॉलिड होगा तो S लिख देंगे, ये सब ध्यान में रखेंगे। GLS ये सब लिखा रहता है ब्रैकेट में, AQ लिखा रहेगा, इसका मतलब हो गया एक्वस, ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे इस चीज को। अब आओ इसमें एक्वस हो गया, G हो गया, ये सब समझ गए, AQSL AQ, तो ये केमिकल इक्वेशंस को इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए ये सब डाला रहता है, ध्यान देना। उसके बाद सिग्निफिकेंस हो गया, ये कैल्शियम कार्बोनेट हो ही गया, ये हो गया। उसके बाद आओ इसमें एक्वस प्रिसिपिटेट लिक्विड जितना भी है सबका सब इसमें आ ही गया। द प्रिसिपिटेट फॉर्म, तो प्रिसिपिटेट फॉर्म करता है ना केमिकल रिएक्शन में, इसके पहले वाले लेक्चर में ही बताए थे कि प्रिसिपिटेट बनेगा तो डाउनवर्ड एरो देते हैं, ये ध्यान में रखना, वही यहाँ एग्जांपल के थ्रू बताया गया। इफ द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक तो प्रोडक्ट के साथ प्लस इट, इंडोथर्मिक होगा तो सब का एक एक एग्जाम्पल यहाँ डाल दिया गया, ठीक है, सब एग्जाम्पल बुक में, प्रोडक्ट के साथ यहाँ प्लस इट है, ध्यान देंगे, तो ये क्या है एक्सोथर्मिक, रिएक्टेंट के साथ प्लस इट होगा तो वह इंडोथर्मिक होगा। यानी कि ये सब देख कर रिएक्शन को क्या बनाया जाता है, मोर इंफॉर्मेटिव बनाया जाता है, ठीक है। टेम्परेचर हीट यहाँ दे दिया गया, ये सब इंडोथर्मिक हो गया। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड्स, अगर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होगा तो ब्रैकेट में कॉन्क लिखा जाता है, ये याद रखना। जैसे एसिड है, एसिड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ब्रैकेट में CONC लिखा है, तो इसका मतलब होता है कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो इसका मतलब हो गया कि यह क्या है HCl, DIL लिखा है तो इसका मतलब होता है डाइल्यूटेड, तो ये भी ब्रैकेट में लिख दिया जाता है। रिएक्शन कंडीशन भी है, जैसे अब यहाँ H2O है, N2 प्लस H2 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, आयरन कैटलिस्ट है, तो ये कंडीशंस भी होता है टेम्परेचर का, प्रेशर का, किस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, तो ये याद रखेंगे। ये सब डालकर रिएक्शन को क्या बनाया जाता है, मोर इंफॉर्मेटिव बनाया जाता है। तो ये एग्जाम्पल के थ्रू इसको जरा एक बार देख लेंगे, ठीक है। ये चूंकि चैप्टर छोटा चैप्टर है, थोड़ा रटना पड़ेगा ज़्यादा केमिकल इक्वेशन, खासकर आप लोग ज़्यादा केमिकल इक्वेशन एनसीईआरटी बुक से पढ़िएगा। हम जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसके बाद एक बार बुक से भी जरा पढ़ लेंगे, ठीक है। बुक से पढ़ लेने के बाद जो भी प्रॉब्लम हो उसको पूछेंगे, लेकिन ये जरूर 9th में जैसे फार्मूला लिखना सीखा था ना, उस तरह से यहाँ भी फार्मूला का एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, रेडिकल सब याद कर लेंगे जरूर। 9th में जितना भी रेडिकल, फॉस्फेट, सल्फेट, कार्बोनेट, ये सब हम रटवाए थे, वह भी काम देगा। क्योंकि फर्स्ट चैप्टर एसिड बेस साल्ट, और ये फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन, और सेकंड चैप्टर एसिड बेस साल्ट, दोनों में फार्मूला का बहुत नीड है। तो इसके लिए आपको पहले वैलेंसी जरूर याद करना होगा, तब फार्मूला लिखने आएगा। अब यहाँ पर क्यूप्रिक नाइट्रेट है, क्यूप्रिक का वैलेंसी 2 मालूम रहेगा तब ना, नाइट्रेट का 1 होता है तब ना हम फार्मूला लिख पाएंगे। तो इसके लिए पहले आपको फार्मूला के लिए वैलेंसी याद करना होगा, तब फार्मूला गलत नहीं होगा, ठीक है। जो लोग के पास रेडिकल नहीं लिखा है वो लोग संपर्क करेंगे हमसे, हम उसको देंगे तो इसको थोड़ा सा सिखाएंगे फिर से, तो ये भी संपर्क भी आप कर सकते हैं कहाँ दिक्कत है। अब आइए टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, 2 और मोर देन 2 substances the chemical reactions in which 2 or more substances combine together to form a single substance are called combination reaction. जैसे A plus B मिला और C बन गया, C plus O2 CO2 बन गया, तो दोनों मिलकर एक बन गया, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ। ठीक है, जैसे में एग्जाम्पल में और ये पॉलीमराइजेशन का एग्जाम्पल दिए 8 में पढ़ा होगा, पॉलीमराइजेशन में भी क्या होता है, सब मिलकर एक बन जाता है। जैसे यहाँ पॉलीथीन का एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये इथीन है, बहुत सारा इथीन मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइन करता है और पॉलीथीन बन जाता है एक मॉलिक्यूल, ये भी दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद कार्बन का बता ही दिए, बहुत सारा N2 प्लस O2 NO वाला जो एग्जाम्पल बताया अभी, वो भी क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा, याद रखेंगे उसको। उसके बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जितना भी एग्जाम्पल मिले आपको, ठीक है, एनसीईआरटी बुक में कॉम्बिनेशन रिएक्शन का और एग्जाम्पल दिया होगा। जैसे ये भी एग्जाम्पल, हम कम ही एग्जाम्पल लिखे आप अपने से। चूना है, पानी से रिएक्ट करेगा, चूना को पानी में डालिएगा तो बनेगा CaOH का होल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये चूना पानी से रिएक्ट किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, दैट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये इसको एक्वस होगा तो लाइम वाटर बोलेंगे, या फिर इसको और क्या बोलेंगे, स्लैक लाइम अगर सूखा हुआ रहे तो ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, टूटता है, ब्रेक करता है। ठीक है, those chemical reactions in which a single compound breaks into a smaller or simpler substances or units are called decomposition reaction. सिंगल कंपाउंड टूटता है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में, जैसे ए बी ब्रेकअप कर गया ए और बी में। A majority of decomposition reactions are exothermic, ज्यादातर decomposition reaction exothermic होता है, because during these reactions bond breaking takes place. The energy absorbed may be in any form like electricity, heat, light, etc. Decomposition reaction तीन तरह का होता है, एक thermal decomposition reaction, एक photo decomposition reaction, इसको photolytic भी बोलते हैं, और तीसरा electrolytic decomposition reaction। तो सबसे पहले हम लोग thermal decomposition reaction में, थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब हो गया, थर्म मींस क्या होता है, हीट, हीट देने पर, जैसे लाइमस्टोन है CaCO3, CaCO3 को लाइमस्टोन भी कहा जाता है, चॉक भी बोलते हैं। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट इसका केमिकल नेम हो गया। इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड हीट करोगे तो वह टूटेगा किस पर, Ca और CO2 में। 1000 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर चाहिए, मतलब हमको उतना टेम्परेचर रटना नहीं होगा, तुम लोग सीधे अपना क्या करो, वहाँ हीट का साइन दे दो एरो पर, इसको लेकिन याद रखना लाइमस्टोन बोलते हैं। तो लाइमस्टोन को हीट करेंगे ना तो वो बनेगा CH3 और ये ब्रेक कर जाएगा किसमें, CaO में और CO2 में। उसी तरह ग्रीन विट्रॉल का फॉर्मूला होता है FeSO4 इंटू 7H2O, तो FeSO4 इंटू 7H2O इसका फॉर्मूला हो गया किसका, ग्रीन विट्रॉल का। उसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा, FeSO4 और 7H2O अलग हो गया। FeSO4 ये एनसीईआरटी बुक का एग्जांपल, बहुत इंपॉर्टेंट। FeSO4 को हीट करेंगे तो Fe2O3 और सल्फर के जलने का स्मेल आता है। Fe2O3 जो रस्ट का कलर होगा ब्राउन कलर में चेंज कर जाएगा और SO2 गैस बनता है। तो FeSO4 को हीट करने पर क्या बनेगा, ये रिएक्शन के थ्रू इसको ये सब याद करना होगा आपको। ठीक है, एनसीईआरटी बुक का रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना। ठीक है, उसके बाद आ जाओ, ये लीड नाइट्रेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। लीड नाइट्रेट को हिट करेंगे तो PbO और NO2 रेडिश ब्राउन फिल्म फ्यूम देता है।
PbNO3। अब इसको हीट किए तो यहाँ पर PbNO3 का होल 2 होगा, यहाँ छूटा हुआ है, यहाँ रिएक्शन में देख लेना। तो PbNO3 का होल 2, PbO, NO2 और O2, तो ये 2 है ना, रेडिश ब्राउन फ्यूम्स देता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब जलता है। तो लीड नाइट्रेट का थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेटेड या ब्लू कलर का होता है, इसको ब्लू विट्रॉल भी बोलते हैं। तो पहले हीट करेंगे तो इससे H2O अलग हो गया, फिर CuSO4 बना, ठीक है। तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन का रिएक्शन। फिर इसको हीट करेंगे तो CuO, SO2, SO3 और O2 बनता है। तो जो भी इसमें एनसीईआरटी बुक में होगा देख लेंगे, रिएक्शन याद कर लेंगे। ये थर्मल डिकम्पोजिशन में हीट देने पर वह टूटता है। उसके बाद आ जाओ इसमें ये फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के पहले है आपको इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, तो वही देख लो पहले, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में इलेक्ट्रिसिटी पास कराया जाता है तब वह टूटता है। जैसे देखो डिफिनेशन सबका ऊपर लिखा हुआ है, द डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच आर कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन, जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का एग्जांपल दिया। तो इसमें H2O है, इलेक्ट्रिसिटी पास हुआ, मतलब कैसे H2O पर इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो ये हाइड्रोजन में टूट जाएगा H आयन में और O माइनस में। तो O माइनस में जैसे टूटेगा ना तो H प्लस और O माइनस। अब देखो यहाँ ठीक से समझो, H2O है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास हुआ तो ये टूटेगा 2H प्लस और O माइनस एट, क्योंकि हाइड्रोजन आयन है तो H प्लस है तो ये जाएगा प्लस माइनस पर, यानी कि एट कैथोड, कैथोड पर जाएगा, वहां पर एक इलेक्ट्रॉन लेगा और हाइड्रोजन में चेंज कर जाएगा, H प्लस H, H2 गैस बन जाएगा। उसी तरीके से एनोड में, एनोड पर जाएगा एट एनोड, एनोड पर ऑक्सीजन गैस जाकर जमा होगा, ऑक्सीजन जाएगा वहां 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, फिर O प्लस O, O2 बन जाएगा। इस तरह हमको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है। जानते हो वाटर पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस के पहले इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, वह वाटर को डिसोसिएट होने में मदद करता है, ठीक है। सॉल्यूशन के कंडक्टिविटी को बढ़ा देता है। इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं? दोस टाइप ऑफ सब्सटेंस विच डिसोसिएट इनटू आयंस इजीली, ठीक है। और क्या करता है? यह सॉल्यूशन के कंडक्टिविटी को बढ़ा देता है, ठीक है। तो वाटर आयन में टूटता है और इस तरह अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पर जाके जमा होता है। जैसे ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है और यहाँ पर ये कार्बन का कैथोड और एनोड बना हुआ है, यहाँ H2O है, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड मिला देंगे और इस तरह से आपके बुक में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में फिगर भी, एक बकेट ले लिया, नीचे से छेद कर दिया, 12 वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिया और उसके बाद वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास कराएं तो वह जाकर जमा होगा कैथोड और एनोड पर। कहाँ कौन जमा होगा ये उसको लिख दिए। तो ये हुआ इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का और भी बेनिफिट है, जैसे NaCl है, सोडियम क्लोराइड से सोडियम ऑब्टेन करना और लिक्विड स्टेट में है, इलेक्ट्रिसिटी पास कराएं तो ये टूट जाएगा Na प्लस में और Cl माइनस में। Na प्लस एट कैथोड, कैथोड पर प्लस है तो माइनस प्लस जाएगा कैथोड पर, वहां एक इलेक्ट्रॉन लिया, सोडियम में कन्वर्ट हो गया। अपोजिट चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर, कैथोड निगेटिव प्लेट से जुड़ा होता है तो पॉजिटिव जाकर वहां पर जमा होगा, यानी कि Na प्लस उस पर जाकर जमा होगा। एट एनोड, एनोड पर, एट एनोड, एनोड पर जाएगा Cl माइनस, वहां एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और इस तरह Cl प्लस Cl
क्या बन जाएगा, Cl2 का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह कैथोड और एनोड पर सोडियम क्लोराइड बनता है, सोडियम अलग क्लोरीन अलग। किसी कंपाउंड से आयनिक कंपाउंड को अगर आपको तोड़ना हो और उससे रेस्पेक्टिव मेटल ऑब्टेन करना हो तो आप इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का यूज कर सकते हैं। कंपोजिशन रिएक्शन के यूजेस में ये आता है रेस्पेक्टिव मेटल्स ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आइए फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में जानें। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में फोटो मीन्स लाइट होता है, लाइट पर वह टूटता है। जैसे पहले फिल्म में फोटो खींचा जाता था ना, तो उसमें ऐसा रील का यूज किया जाता था, उस पर कोटिंग किया रहता था सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड का। अब उस पर लाइट पड़ता था तो Ag अलग हो जाता था और Br2 अलग हो जाता था, ठीक है। So those decomposition reaction in which the light is absorbed or required to carry out the decomposition reactions are called photo decomposition reaction। जैसे रिएक्शन के थ्रू देखिए, अब जैसे AgCl है, अब यहाँ पर लाइट पड़ा तो ये टूट जाएगा Ag में और प्लस Cl2 में। उसी तरह AgBr है तो लाइट पर ये टूट जाएगा Ag और प्लस Br2 में। तो ये सनलाइट के प्रेजेंस में या लाइट पर ये टूटता था, डिकम्पोज करता है, ठीक है। तो पूछा जाए कि फिल्म पर किसका कोटिंग किया रहता था, तो सिल्वर क्लोराइड का या सिल्वर ब्रोमाइड। या फिर पूछा जाए विच मेटालिक कंपाउंड यूज्ड इन फोटोग्राफिक फिल्म, यू हैव टू से सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। तो इस तरह से ये टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद इसमें रिएक्शन यहाँ लिख भी दिया गया है। द रील ऑफ फोटोग्राफिक फिल्म ऑफ कैमरा इज कोटेड विथ सिल्वर ब्रोमाइड। व्हेन द रील इज एक्सपोज्ड टू लाइट द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन इट व्हिच इज कॉल्ड निगेटिव। जो निगेटिव, द निगेटिव इज डिप्ड इन हाइपो सॉल्यूशन। ये भी बहुत, जब निगेटिव तैयार होता था ना तो उसको हाइपो सॉल्यूशन, ये सोडियम थायोसल्फेट इसको कहा जाता है। इसका फॉर्मूला होता है Na2S2O3 सोडियम थायोसल्फेट का। तो ये सनलाइट में टूट गया भैया, ये Cl2 में टूट गया, यही है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ तक देखिएगा। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है ये, अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और तब उसके बाद ऑक्सीडेशन रिडक्शन और एसिडिटी, यही सब टॉपिक बचा हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद चैप्टर इंड हो जाएगा। इसको आप एक्सरसाइज अभी तक जितना बताएं सब रिएक्शन को एक जगह कॉपी पर नोट्स पहले तैयार कर लीजिए और बनाइए, और फिर आगे जहाँ जहाँ दिक्कत होगा फिर खुले उस समय भी आप पूछ सकते हैं। अभी भी कभी भी दिक्कत हो आप कॉल कीजिएगा, बताएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।